सो गाइस, एक और नेक्स्ट लेक्चर, और इसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले। कार्बन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 लेक्चर भी है, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ पूरा वॉच करें एंड तक, लेक्चर्स को पूरा वॉच करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है। बहुत सारी क्यूरियोसिटी से भरी हुई चीज़ें आपको एंड ऑफ द लेक्चर देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ यहाँ ध्यान देना कि हम स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं। हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं कि एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन क्या है और वो कैसे क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स क्या है, एलोट्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है। तो एलोट्रॉप्स की मीनिंग समझे तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो कार्बन के अलग अलग जो फॉर्म्स हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे 3 तरह के जो एलोट्रॉप्स हैं जो बहुत मेजरली फेमस है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा सबसे पहले है डायमंड, फिर उसके बाद है बकमिस्टर फ्लोरीन और फिर ग्रेफाइट। बकमिस्टर फ्लोरीन, ग्रेफाइट, डायमंड, ये 3 एलोट्रॉप्स हैं जो बहुत ही मशहूर है। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, डायमंड की। कि डायमंड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है। इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने से फायदे क्या है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने से फायदे ये है कि ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि इन वर्ल्ड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज डायमंड या हैव डायमंड। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा वो डायमंड का ही देखने को मिलेगा कि इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और इस तरीके से पार्टिकल्स एक दूसरे में इतने अच्छे स्ट्रांगली अरेंज है, इतने अच्छे तरीके से बाउंडेड है कि डायमंड का ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा वो डायमंड का मिलेगा। डायमंड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। तो नेचर में कार्बन का ही पता है कि इंसुलेटर है, तो आपको डायमंड भी इंसुलेटर मिलेगा, इंसुलेटर, ठीक है जी, डायमंड भी इंसुलेटर मिलेगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेफाइट की कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, अगर ध्यान से थोड़ा समझो तो लेयर्स के फॉर्म में अरेंज होता है, अरेंज इन लेयर्स फॉर्म, अरेंज इन लेयर फॉर्म। तो लेयर के फॉर्म में अरेंज है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे लेयर्स और आपस में एक वीक इंटरेक्शन बॉन्ड से अटैच है। इसमें आप देखने को मिलेगा, बहुत समझने वाली बात है कि कार्बन को अगर सेटिस्फाइड होना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये जो डॉट्स हैं ये कार्बन को शो कर रहे हैं। ये डॉट्स जो हैं कार्बन को शो कर रहे हैं। तो इनके अराउंड 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली जैसे मैं इस कार्बन को देखूं तो इसके अराउंड जो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है वो 1 2 3 देखने को मिल रहा है, मतलब 4 बॉन्ड्स फ्री है। तो चौथा बॉन्ड जो फ्री है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेयर्स में प्रोवाइड करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेयर्स में प्रोवाइड करेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो लेयर्स टू लेयर्स मूव कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट बना तो कार्बन से है जो कि खुद इंसुलेटर है, पर ग्रेफाइट का अगर नेचर देखा जाए कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट नेचर में कंडक्टर होता है, ठीक है। तो नेचर में ग्रेफाइट जो कंडक्टर होता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी की बात करूंगा कि ये बहुत ही अच्छा एक ड्राइड एक सूखा हुआ लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट की तरह भी एक्ट करता है, ड्राइड लुब्रिकेंट, ठीक है। लुब्रिकेंट का मीनिंग होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। बहुत सिंपल सी बातें हैं, मैंने सारी क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट के लेक्चर्स में सब कुछ बता रखा है, आपको वहां जाके देख ले, सब कुछ मिलेगा। जस्ट आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए पढ़ने की, तो पढ़ने की क्यूरियोसिटी होगी तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे और सब कुछ मिलेगा। तो डायमंड और ग्रेफाइट तो ये है जो हमें नेचुरली मिल रहा है, लेकिन एक बकमिस्टर फ्लोरीन जो है वो स्ट्रक्चर में फुटबॉल लाइक होता है, स्फेरिकल शेप होता है, और स्फेरिकल शेप होने के साथ ये सिंथेटिक होता है। ये ह्यूमन मेड है, सिंथेटिक का मतलब है ह्यूमन मेड है, तो ये ध्यान देना ये ह्यूमन मेड है। ये भी काफी स्ट्रांग होता है लेकिन ये ह्यूमन मेड है। तो प्लीज इसे ढंग से नोट करना, इसे समझना। फिर उसके बाद हम थोड़ा एक अच्छे से टॉपिक्स की तरफ जाते हैं कि मैं बात करूंगा कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। कार्बन के कंपाउंड्स कैसे काम करते हैं समझते रहना और लास्ट तक बने रहो, सरप्राइज पे सरप्राइज मिलते जाएंगे अगर लास्ट तक बने रहोगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स।
तभी तो इनकी डिटेल में जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो एनी कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से कंसिस्ट है उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से कंसिस्ट होते हैं उन्हीं को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से कंसिस्ट होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक एग्जांपल है CH4 या CH4 का एग्जांपल है। इसके अलावा और भी एग्जांपल है जैसे C6H6 CH4। इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, बाद में समझेंगे कैसे करी। मीथेन, CH4 जो है मीथेन प्रोनाउंस होगा। C6H6 बहुत ही मशहूर है ना। बेंजीन जबरदस्त है, इसने दुनिया हिला रखी है। जिससे कि साइंस फील्ड के बच्चों से पूछोगे बेंजीन के जो अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं उसने जान निकाल रखी है। ठीक है, तो बेंजीन और फिर मीथेन। इसके बाद हम बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स तो हमें पता लग गया कि जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से कंसिस्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से कंसिस्ट होते हैं। लेकिन टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन भी हमारे पास है, टाइप। तो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन देखे जाए तो दो टाइप के मिलेंगे आपको हाइड्रोकार्बन्स। दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, एक मिलेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और एक मिलेंगे साइक्लिक होते हैं जिनका और अच्छा नाम हम एरोमेटिक लिख सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की मीनिंग समझते हैं। In this carbon atoms have straight chain। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे से बाउंडेड है, एक दूसरे से कांटेक्ट में है, लेकिन वो एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। स्ट्रेट चेन नहीं तो कर्व चेन बना रहे हैं, पर क्लोज्ड चेन नहीं बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्लोज्ड चेन नहीं होगी। कार्बन की चेन कैसी भी होगी आपस में कांटेक्ट में डायरेक्टली लगातार अटैच होगी, लेकिन कभी भी क्लोज्ड फॉर्म में नहीं बनाएगी। अगर क्लोज्ड फॉर्म में चेन देखने को मिल रही है तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। तो इन दिस carbon atoms have closed chain। तो इसमें क्लोज चेन्स बनते हुए दिखेंगे एरोमेटिक ग्रुप में। एरोमेटिक में कार्बन एटम्स के क्लोज चेन बनते हुए दिखेंगे, एलिफैटिक में कार्बन एटम के स्ट्रेट चेन देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं तो एग्जांपल शायद ना दिखे, तो इतना एक बार नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखो कैसा दिखेगा हमारा एलिफैटिक का एक कंपाउंड। कि एलिफैटिक होगा तो वो ऐसा भी लिख सकता है CH3 CH2 CH3। अगर इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास CH2 और CH2। तो ये क्लोज चेन है, ट्रायंगल शेप बना रहा है, तो ये एरोमेटिक है। और ये स्ट्रेट चेन बना रहा है तो ये एलिफैटिक है। तो ये एलिफैटिक है, ये क्लियर करना, ये एलिफैटिक है और ये एरोमेटिक। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, ये क्लियर है कि एलिफैटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है, क्लियर हो रहा होगा, है ना। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इजी वे में हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही मेहनत के बाद ही शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो एलिफैटिक क्लियर हो गया और एरोमेटिक क्लियर हो गया कि हाइड्रोकार्बन्स की दो कैटेगरी है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। इन्हीं को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि एलिफैटिक और एरोमेटिक जो है उसको और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एलिफैटिक में अब देखो हमारी हेडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक पे बेस्ड है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कैसे हेल्प करेंगे हमारी। कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की दो कैटेगरी है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की दो कैटेगरी है। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
अब कुछ जाना पहचाना नाम दिखा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात बोले तो इन दिस इट इज दैट हाइड्रोकार्बन्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। एलिफैटिक में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वही होते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिनके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम बात करते हैं सी एच 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 और एच, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता हुआ दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता हुआ दिख रहा है तो शो कर रहा है कि ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नेम है मीथेन। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी आती है जिसको एल्केन फैमिलीज कहते हैं, एल्केन। ठीक है, कि सिंगल बॉन्डेड की जितने भी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो ओवरऑल एक कैटेगरी में आता है जिसको कहते हैं एल्केन्स। तो ग्रुप ऑफ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स, ग्रुप ऑफ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स, ग्रुप ऑफ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये पूरा का पूरा एक फैमिली है जो सिंगल बॉन्डेड से कंसिस्ट है। तो ये हाइड्रोकार्बन की सिंगल बॉन्डेड फैमिलीज एल्केन कहलाती है, एल्केन। इसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इन दिस हाइड्रोकार्बन्स हैव सिंगल एज वेल एज डबल। सिंगल बॉन्ड के लिए तो ये भी काफी है। हाइड्रोकार्बन्स हैव डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड, डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास डबल के अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे इनमें देखोगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में तो सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स कैटेगरी आती है, पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो कैटेगरी आएगी। इसका नाम है एल्कीन्स एंड अल्काइंस, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब एल्कीन्स और अल्काइंस थोड़ा समझते हैं ध्यान से कि एल्कीन्स और अल्काइंस का मीनिंग क्या है। तो एल्कीन्स अल्काइंस में इन दिस डबल बॉन्ड सेम विद इन सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी देखने को मिल जाए तो ऐसी कैटेगरी एल्कीन्स कहलाएगी। ऐसे ग्रुप ऑफ दी हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड तो चलो कहीं दिख रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स कहलाएगा। जिसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है तो वो एल्कीन्स कहलाएगा। ये बात ध्यान देना कि एल्कीन्स इन दिस कैटेगरी डबल बॉन्ड ऑल्सो सीन। ठीक है, तो इसको प्लीज नोट कर लो, इतना कुछ हमारे पास कंटेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे अल्काइंस की, जो हमारा कॉर्नर में केस है। ठीक है, कि अल्काइंस कैसे हेल्प करेगा हमारी। तो अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस कौन सा ग्रुप है, कि अल्काइंस अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैव ट्रिपल बॉन्ड विद सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सिंगल एंड डबल बॉन्ड के साथ अगर किसी ग्रुप में, किसी हाइड्रोकार्बन्स के ग्रुप में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल जाए तो समझ लो वो अल्काइंस है। अल्काइंस वो ग्रुप है, वो हाइड्रोकार्बन्स का ग्रुप है जिसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल जाता है, तो वो अल्काइंस कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बताऊंगा आपको कि एग्जांपल देखोगे ट्रिपल बॉन्ड का, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल है सी ट्रिपल बॉन्ड और फिर एच और एच। ठीक है जी, फिर इसको हम क्या कहेंगे, नाम देंगे, दो कार्बन है। अभी फिलहाल सिर्फ नाम जान लो, फिर रीजन भी जानेंगे इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इथाइन। ठीक है, अगर मैं आपको एल्कीन्स जो हमारा डबल बॉन्डेड था
उसके एक एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल देखो, C डबल बॉन्ड फिर H, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड तो इसने आपस में बॉन्ड कर लिए और फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग चलता है। ठीक है, और कहीं कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी। तो फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ये जो आपको दिखा पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन, इसका नाम है एथीन, इसका नाम है एथीन। ठीक है जी, तो ये ध्यान देना, एथीन ऐसा दिखता है, एथाइन ऐसा दिखता है। एलिफैटिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था, जिसमें से एक हमने एल्केन्स देखा, फिर एल्कीन्स देखा, अल्काइंस देखा। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, कि इसमें जो मैंने नेमिंग करी, वो नेमिंग कैसे कर रही थी, कि हमारी अगली हेडिंग देखी है कि नॉमेनक्लेचर, कि हमें नाम समझ में आ जाए नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर जी बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इजी है। बस आपको समझना है कि जब आप नॉमेनक्लेचर में नेमिंग कर रहे हो तो नेमिंग के 3 पार्ट्स हैं। नेमिंग के 3 पार्ट्स हैं। नेमिंग के 3 पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और सेंट्रल पार्ट जो है उसको कहते हैं रूट, और इसके बाद जो लगेगा वो है सफिक्स, और इसके पहले जो लगेगा वो लगेगा प्रीफिक्स। ठीक है, तो नेमिंग करते समय हमें बस इन्हीं बातों पर ध्यान देना है कि प्रीफिक्स क्या लगने वाला है, रूट वैल्यू क्या होगी, सफिक्स क्या होगी। ठीक है, इन बातों पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होना चाहिए आपको कि इन बातों पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट वैल्यू कैसे पता लगेगा, नेमिंग कर रहे हैं तो रूट वैल्यू कैसे पता लगेगा, ये टोटली डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी कार्बन चेन में कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी कार्बन चेन में कितने हैं, तो कार्बन एटम्स की चेन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करेगा कि चेन में कितने प्रेजेंट है। प्लीज ध्यान देना, ठीक है, पता लग जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए चेन, तो चेन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है उन पे डिपेंड करेगा रूट वैल्यू। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना प्रेजेंट है किसी चेन में उन पे डिपेंड करेगा। अब आपको कुछ बातें हैं जो याद भी करनी पड़ेंगी। जैसे आपको बता दूं, किसी कार्बन के मान लो नंबर, कार्बन चेन में नंबर ऑफ एटम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे आगे 5 है, 6, 7, 8, 9 है और फिर 10 है। तो 1 पे देखोगे, अगर आपको किसी कार्बन चेन में सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन देखने को मिलता है तो वहां पे आप रूट वैल्यू लगाओगे मेथ, फिर उसके बाद यहां पे लगाओगे एल, थर्ड पे लगाओगे प्रॉप, फोर्थ पे लगाओगे बुट, और फिर फिफ्थ पे लगाओगे पेंट, सिक्स्थ पे लगाओगे हेक्स, सेवंथ पे लगाओगे हैप, और फिर 8 पे लगाओगे ऑक्ट। 9 का बहुत कम आता है, 10 का जरूर जान देना कि डेक होता है। ठीक है जी, 10 का हो जाएगा डेक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको याद नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। ये सच्चाई है ना, बुरी है पर सच्चाई है कि ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि 1 के लिए मैथ, सेकंड के लिए एथ वगैरह यूज करेंगे। तो प्लीज इन चीजों पे जरूर ध्यान देना कि ये क्या हो रहा है, और फिर इतना याद हो जाए तो इसके बाद आपको सफिक्स वगैरह ध्यान देना है कि सफिक्स अलग अलग एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस को शो करने के लिए क्या लगाते हैं, तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ इसीलिए प्रेजेंट है कि करवा सकें। और हम जिद्दी हैं जी, लगातार हमारे सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल लेक्चर अपलोड करके फिर उसके बाद लेक्चर्स अप्लाई नहीं कर रहे, हर दिन कंटिन्यूस लेक्चर आ रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं जी, तो काम बनेगा। ठीक है, आपका भी और हमारा भी। तो देखो एल्कीन्स अगर आपको दिख जाए, एल्कीन्स कोई हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली दिख जाए तो एल्कीन्स फैमिली तभी दिखेगी जब आप उसमें देखोगे कि वो एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। एल्कीन्स पहचानने का एक हाइड्रोकार्बन्स में फॉर्मूला है कि कार्बन के नंबर जितने होंगे उनका डबल हाइड्रोजन प्लस 2 होगा, डबल हाइड्रोजन प्लस 2 होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको मैंने दे दिया C2H6, तो कार्बन के नंबर्स 2 है, हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं 6, जो कि कहीं ना कहीं डबल प्लस 2 है, तो बताता है कि ये एल्केन्स फैमिली। और एल्केन्स फैमिली दिख जाए तो आपको नेमिंग में सफिक्स जो यूज करना है वो है एन, सफिक्स जो यूज करोगे वो है एन।
ठीक है जी, एन यूज करोगे तो बस आपको ये C2 ऐसे दिख रहा है, C2 क्या शो कर रहा है कि 2 है, 2 के लिए हम क्या यूज करते थे, ध्यान दो H, और फिर उसमें एल्केन फैमिली पहचान के उसमें एन लगता है तो एन ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन। तो कंग्रेचुलेशन जी, आपको सारी की सारी राज की बात पता लग गई कि 8 प्लस एन यूज करोगे तो इथेन हो जाएगा। ठीक है, इथेन हो जाएगा, ये क्लियर है, इथेन हो जाएगा, तो इथेन हो जाएगा। ऐसे ही आपको मैं और आगे बताता हूं एल्कीन्स के बारे में कि एल्कीन्स कैसे काम करेगा। ठीक है, तो एल्कीन्स देखोगे कि एल्कीन्स, तो इसका जो फॉर्मूला होगा एल्कीन्स का वो है CnH2n, कि कार्बन के नंबर जितने भी होंगे उनका डबल होगा हाइड्रोजन। कहीं भी आपको ऐसा फॉर्मूला दिखे जिसमें कार्बन नंबर जितने हैं उनका डबल हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन्स है। एग्जांपल में जैसे कि मैं आपको बता दूं C2H4, ये दिखेगा कैसे, C डबल बॉन्ड और फिर H H H, हाइड्रोजन के कार्बन के अराउंड 4 एटम्स कंप्लीट होने चाहिए, 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला ऐसा दिख गया, कंफर्म हो गया एल्कीन से। तो आप जो सफिक्स ऐड करोगे वो ध्यान देना कि इस केस में ईन लगाओगे, इस केस में ईन लगाओगे, ENE, ईन। तो 2 के लिए तो अभी आपको फिलहाल अभी किया आपने एक, और फिर वहां पे ईन, तो दोनों ऐड करके नाम क्या हो जाएगा, एथीन। तो पूरे लेक्चर में पूरी की बातें इंटरेस्टिंग थी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करो और लगातार दूसरों को मिलता रहे। ये ऐसा चैनल नहीं है जो 2 लेक्चर बनाने के बाद पूरा खत्म हो गया, बंद हो गया। ये लगातार अपडेट होते रह रहे हैं, लगातार अपडेटेड कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, लगातार चीजें आती जा रही हैं। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करिए, लगातार दूसरों को मिलता रहे। 2021 में क्या जबरदस्त कारनामा हो रहा है, प्लीज शेयर जरूर करो। गुड लक, बाय, और हेल्प पे जरूर ध्यान दो।